हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और काफ़ी बार एक क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई, कौन सा ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा अच्छा है और जिसको यूज़ करके मार्केट में अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है और जहां पर जो अपना विनिंग रेट है, सक्सेस रेट है, वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों के माइंड में आता है और इसका आंसर देना भी ज़रूरी है। क्योंकि अपना पर्पस सिर्फ खुद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एनीवन हु वांट्स टू लर्न, उन सबको समझाना है, सिखाना है और वो अपनी समझ के हिसाब से जब मार्केट में ट्रेड करेंगे तो अच्छे पैसे बना पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक और पॉइंट मेरा हमेशा रहता है कि अगर हमें हिंदुस्तान को अच्छा बनाना है और बड़ा बनाना है तो हर किसी को अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। स्पेकुलेशन तो ठीक है, स्पेकुलेशन का मीनिंग होता है कि हम यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, लेकिन गैम्बलिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और गैम्बलिंग तभी खत्म हो सकती है जब हम सोच समझकर एक सही तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करके और एक पर्टिकुलर मेथड पर वर्क करके हम यहाँ पर आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो नाउ वो कौन-सा मेथड है और टेक्निकल इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा रिलायबल है, तो मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। इस पर्टिकुलर मेथड के लिए ना तो हमें किसी पर्टिकुलर पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और ना ही इसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर जो टेक्निकल इंडिकेटर है, एक चीज़ हमेशा सबसे पहले ध्यान में रखो, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर सभी तरह की कंपनीज़ के ऊपर सिंपल मीन्स इक्वली यहाँ पर काम नहीं करता। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज विल बी गिविंग अस द सेम रिजल्ट्स ऑन ऑल काइंड ऑफ कंपनीज, ऐसा कभी भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम स्टोकास्टिक की बात करें या आरएसआई की बात करें या फिर जो ट्रेडिशनल टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं, लाइक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर कप विद हैंडल पैटर्न या फिर ट्राइंगल और रेक्टेंगल, सपोर्ट और रेसिस्टेंस और प्राइस एक्शन, वो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स कभी भी सभी कंपनीज के ऊपर सेम तरीके से काम नहीं करते। वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कंपनीज की फाइनेंशियल सिचुएशंस यहाँ पर डिटेरियरेट हो रही है, यानी कि बेकार हो रही है, और जिनके बिजनेसेस यहाँ से इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आते क्योंकि वो सैचुरेशन में है, या फिर वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड में नहीं है, आने वाले टाइम में उनकी डिमांड कम होते हुए नजर आती है। तो इस तरह की कंपनीज में टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर नीचे की तरफ को इंडिकेट करते हैं तो वो ज्यादा काम करते हैं, और अगर ऊपर की तरफ को काम करते हैं, ऊपर की तरफ को अगर इंडिकेट करते हैं, अपसाइड को प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करते। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल, उन कंपनीज की सिचुएशन खराब हो चुकी है, सो ये कंपनीज नीचे ही जानी है। तो जैसे ही टेक्निकल इंडिकेटर्स नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, वो इमीडिएटली और नीचे चले जाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ को करेंगे तो वहां पर फेल होने के रीजंस होंगे, क्योंकि जब कभी भी मार्केट में सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, ध्यान से समझना, जब भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पर दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक जो ट्रेडर्स होते हैं और एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं। जनरली इन्वेस्टर्स वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बिना किसी टेक्निकल इंडिकेटर के। तो वैल्यू से यहाँ पर क्या मतलब होता है कि अगर कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है या पुराने हाई की तरफ जा रहा है और कंपनी बेकार है, तो जिस लेवल पर वो पहले फंसे होंगे वहां पर जैसे ही स्टॉक प्राइस आएगा वो इमीडिएटली वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। एंड इवन दो वहां पर ट्रेडर्स के टेक्निकल इंडिकेटर्स कह रहे होंगे कि यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड है, लेकिन वो फेल हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू बायर्स थे पहले और अभी फाइनेंशियल्स बेकार हैं, बिजनेस बेकार है, तो वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। सेम तरीके से अगर स्टॉक प्राइस काफी नीचे आ गया है और कंपनी अच्छी है, तो वहां पर हो सकता है टेक्निकल इंडिकेटर ये कह रहे हो कि यहां से और ज्यादा डाउनसाइड है, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या फिर रिवर्स कप विद हैंडल पैटर्न है या फिर ट्राइंगल नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन है, अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा डाउन साइड है, लेकिन कंपनी इज ए ग्रेट कंपनी एंड इट हैज द रीजन टू गो अप, तो वहां पर वैल्यू बायर्स आ जाएंगे और नीचे का इंडिकेशन जो मिल रहा होगा टेक्निकल पैटर्न के बेस पर, वो यहां पर फेल हो जाएगा और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स पर काम करते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में वो सक्सेस नहीं ले पाते जो सक्सेस, अगर हम यहाँ पर बिजनेस को भी ध्यान में रखें और यहाँ पर फाइनेंशियल्स को भी ध्यान में रखें और यहाँ पर बिजनेस और फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखने के बाद हम ये पहले आइडेंटिफाई करें कि इस कंपनी की फाइनेंशियल और बिजनेस इंप्रूव हो रही है या बेकार हो रही है, डिटीरियरेट हो रही है।
उसके बेस पर हम अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करें तो यहां पर बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो यहां पर कहने का क्या मतलब है कि अगर कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स बेकार हो रहे हैं तो नीचे जब टेक्निकल इंडिकेटर डाउन साइड को प्रिडिक्ट करे तो उसके ऊपर यहां पर अप्लाई करना चाहिए, अपसाइड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के बेसिक नेचर यहां पर बेकार होने की है, नीचे जाने की है। और अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी अच्छी होने के केस में यहां पर अपसाइड के लिए जो टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेट करे उसको यहां पर हमें यूज करना चाहिए, डाउनसाइड वाले को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है और इसकी बेसिक नेचर अभी ऊपर जाने की है, क्योंकि यहां से जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होने वाले हैं। अब जो यहाँ पर जैसे मैंने बात की स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्निकल टूल, सो बेस्ट टेक्निकल टूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। मैं आपको सिर्फ सिर्फ साफ साफ बताता हूँ, बड़ा सिंपल बताता हूँ और ये लाइफ टाइम यूज होगा और बिना किसी रुकावट के होगा, इन द सेंस कि अगर कल को ट्रेडिंग व्यू बंद हो जाए, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये बंद हो जाए, स्टिल वी कुड कीप ऑन मेकिंग मनी बेस्ड ऑन द सिंपल मेथड। क्योंकि इसी मेथड को यूज करके जब कंप्यूटर्स नहीं थे तब भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज होते थे, और वो टेक्निकल इंडिकेटर, वो टेक्निकल टूल यही था जो मैं आप सबके साथ बताने वाला हूं कि बिना कंप्यूटर की हेल्प के भी आप किस तरीके से इस टेक्निकल टूल को यूज कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो वो टेक्निकल टूल है, सबसे पहले डिसाइड करो कि इस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आप रोजमर्रा में देखो कि इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, अभी कितने लोग इस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करते हैं और आने वाले टाइम में कितने लोग इसको यूज करने वाले हैं। तो इस तरह से बिजनेस का पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, वो हमें जनरल सेंस में पता चल जाता है। डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका पता चल जाता है कि अभी कितने लोग यूज करते हैं, और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी कितने लोग और इसको यूज करने वाले हैं। सेकंड, हमें देखना होगा फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इस बिजनेस को क्वालिफाई करने के बाद में, वो होगा कि कंपनी आज की डेट में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है या नहीं, और रेवेन्यू हाईएस्ट एवर पोस्ट कर रही है या नहीं। ये दोनों चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रही है, मींस मोर प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग सोल्ड और ज्यादा सर्विसेज यूज नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को ऑप्टिमाइज करके नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ाया गया है। बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने की एक लिमिटेशन है, जब तक यहाँ पर सेल्स या रेवेन्यू मींस सर्विसेज को देकर या फिर प्रोडक्ट्स को सेल करके रेवेन्यू या सेल्स जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक नेट प्रॉफिट को एक लिमिट में ही ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। उसके बाद उसको ऑप्टिमाइजेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि पीक यहाँ पर अचीव हो जाएगा तो उसके बाद में नहीं होगा। उसके लिए एक लिमिट के बाद नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा सेल्स करना जरूरी है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा मींस हाईएस्ट एवर सेल्स यहां पर दिखाई हो और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दिखाया हो। दिस इज फॉर द प्रेजेंट एंड बेस्ड ऑन द रीजंस, वो यहाँ पर CWIP भी हो सकता है या फिर जनरल सेंस भी हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, और क्योंकि इस प्रोडक्ट की सर्विसेज, इस प्रोडक्ट के जो सेल्स हैं, नंबर्स हैं, या सर्विसेज के जो नंबर्स हैं, आने वाले टाइम में ज्यादा लोग यूज करने वाले हैं। जैसा मैंने बिजनेस को बताया कि अभी कम लोग यूज करते हैं, आने वाले टाइम में ज्यादा यूज करेंगे। उसके बेस पर ये कंपनी आने वाले टाइम में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट करती रहेंगी। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने अभी तक बताई कि एक तो अभी तक ये प्रोडक्ट अच्छा हो और सर्विसेज अच्छी हो और मार्केट में ये बिकता हो। सेकंड, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ने वाली हो, क्योंकि अभी कम लोग यूज करते हैं और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे इसका डिमांड ज्यादा होगा। सेकंड, कंपनी आज की डेट में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट करती हो, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट पोस्ट करती हो, एंड बेस्ड ऑन द बिजनेस ये कंपनी के ऊपर हमें विश्वास हो जनरल अंडरस्टैंडिंग से कि आने वाले टाइम में इसका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पोस्ट होता रहेगा नियर टर्म्स में, एंड यहाँ पर नेट रेवेन्यू भी और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर पोस्ट होता रहेगा। ये दो चीजें जब हो जाएं उसके बाद में अब आप यहाँ पर चार्ट को ओपन करो, और चार्ट को ओपन करने के बाद में इस पर्टिकुलर स्टॉक का बैक टेस्ट करके देखो। बैक टेस्ट में क्या करना है कि जनरली जब भी इस स्टॉक में करेक्शन आती है, जो थोड़ी सी बिग साइज करेक्शन हो, वो कितने परसेंट की करेक्शन आती है। यहां पर हर स्टॉक डिफरेंट तरीके से काम करता है। सारे ही स्टॉक्स 50% की करेक्शन नहीं देते, सारे ही स्टॉक्स 20% की करेक्शन नहीं देते, और सारे स्टॉक्स 30-40% की करेक्शन नहीं देते, और सारे ही 70-80% की करेक्शन नहीं देते। तो यहां पर मैनेजमेंट के ऊपर या फिर कंपनी के साइज के ऊपर या फिर जो उसमें प्रोमोटर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, इन सब के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी यहां पर कितने परसेंट की करेक्शन जनरली आती है।
अगर हम एशियन पेंट की बात करने लगे तो 20% से 30% के बीच की करेक्शन आती है, उससे ज्यादा करेक्शन नहीं आती। अगर हम बर्जर पेंट की बात करने लगे तो थोड़ी सी करेक्शन ज्यादा हो जाती है। अगर हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे 20% करेक्शन इज इनफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करने लगे देन 20% करेक्शन इज इनफ। लेकिन अगर थोड़े से छोटे साइज पर चले जाएं, फॉर एग्जांपल वीआईपी इंडस्ट्रीज एक ब्रीफकेस सूटकेस बनाने वाली कंपनी है और इसका प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में बिकता है, डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे एयर ट्रेवल बढ़ेगा और हम लोगों के पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, हम लोग ज्यादा इसको यूज करने वाले हैं। पहले घर पर बनाए हुए बैग यूज होते थे, अभी वो चीज यूज नहीं होती, इनके पास अच्छे ब्रांड्स हैं। तो इन ये जनरल सेंस हमें पता चल गई। अब जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट हो रहा है और स्टॉक प्राइस नीचे है, तो इसका बैक टेस्ट करके देखो कि स्टॉक प्राइस कितना नीचे है। यहाँ पर हो सकता है 40% भी आ जाए, 50% भी आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है अभी, इवन दो इंडिया में लार्जेस्ट है, बट बिकॉज ये बिजनेस ही थोड़ा सा छोटा है, उतना बड़ा बिजनेस नहीं है। क्योंकि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एक बार किसी ने परचेज कर लिया, 6-7 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक ये यूज होता है, रोज रोज खरीदने वाली चीज नहीं है। इसलिए ये बिजनेस मैनी लाख करोड़ का नहीं हो सकता इमीडिएटली, आगे चल के हो जाएगा लेकिन अभी नहीं है। तो इसमें करेक्शन देखो कितने परसेंट करेक्शन हुई, और जब दोबारा से सेम साइज की करेक्शन हो जाए देन बाय कर लो इसको। तो यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर क्या है? टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ ये है कि जितनी करेक्शन पास्ट में ये जनरली देता है, उतनी करेक्शन अभी हो गई ऑन एन एवरेज। अब इसमें भी क्या करना है कि सपोज 5 टाइम्स इसने पास्ट में करेक्शन दिखाई, एक बार 20% दिखाया, एक बार इसने 30% दिखाया, एक बार 40% दिखाया, कभी 26% दिखाया, कभी 27% दिखाया। तो यहां पर मिनिमम करेक्शन कितनी थी और मैक्सिमम करेक्शन कितनी थी, ये एक रेंज बना लो। और इस रेंज में अगर सपोज हमने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने का हम सोच रहे हैं उस स्टॉक में, तो क्या करो कि जो मिनिमम करेक्शन हुई वहां पर 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करो, 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वी वांट टू डू इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो जितना भी उस स्टॉक में करना है उसका एक पोर्शन मिनिमम करेक्शन पर लगाओ। उसके बाद में 5% और करेक्शन हो जाए और लगा दो, 5% और करेक्शन लगा हो जाए और लगा दो, और 5% और हो जाए तो जो मैक्सिमम था पिछली बार का लास्ट वाला सारा उसके बेस पर लगा दो। अब अगर उसके बाद भी थोड़ा सा और स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो इस बात का ख्याल नेक्स्ट टाइम रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हमारी रेंज और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि लास्ट कहां तक नीचे जाना है, और जब तक हम रिबाउंड का वेट करेंगे तब तक हो सकता है स्टॉक प्राइस वापस से आ जाए। तो जो फॉलिंग नाइफ वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने ध्यान रखना है कि एवरी स्टॉक इज नॉट ए फॉलिंग नाइफ, फ्यू आर फॉलिंग केक ऑल्सो। तो ये कंपनीज का बाइफर्केशन हमें करके रखना है। अब ये एक सबसे सिंपल टूल है। फॉर एग्जाम्पल नाउ, अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं एसबीआई कार्ड का या आईआरसीटीसी का। आईआरसीटीसी इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 40% डाउन और 50% डाउन। ये अच्छा खासा डाउन है, एक बार पूरा आप डेटा देख लेना कि 30% से 50% के बीच में डाउन है। एंड कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर नंबर। अब मैं इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये होमवर्क है, आप एक बार करके देखना। ये बड़ा आसान सा तरीका है कि अगर कोई स्टॉक 1000 पर था, नाउ ट्रेडिंग एट 600, एंड कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एंड वी हैव द रीजंस बेस्ड ऑन द बिजनेस कि ये आगे चल के नियर टर्म में नेक्स्ट क्वार्टर्स में 2-3 साल तक लगातार हाईएस्ट एवर नंबर्स पोस्ट करती रहेगी। एक दो क्वार्टर्स बेकार जाएंगे दैट इज ओके, लेकिन जनरल सेंस में तो इस स्टॉक का ऊपर हाईएस्ट एवर प्राइस तक जाना तय है। अब अगर कोई स्टॉक 100 पर था और 60 पर आया, या 1000 पर था 600 पर आया, वापस से 600 से जब 1000 जाएगा देन दिस इज 67% ग्रोथ। अब अगर 67% ग्रोथ आने में 2 इयर्स भी लग गए तो ये बहुत अच्छा पैसा है। कहीं दूसरी जगह किसी दूसरी एसेट क्लास में इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, इतनी समझ के साथ, इतनी छोटी अमाउंट के साथ भी, लिक्विडिटी के साथ, मोबिलिटी के साथ, नो क्रेडिट रिस्क के साथ, अपना पैसा अपने अकाउंट में, ट्रांसपेरेंसी के साथ और प्राइवेसी के साथ, ये बाकी कहीं नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट ही है जो हमें ये सारे बेनिफिट्स देती है, बाकी इतने सारे बेनिफिट्स मिलते नहीं है हमें। अब जहां हमें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती वहां तो ये चीज रिकमेंडेड है कि आप चुपचाप फिक्स डिपॉजिट करो या रियल एस्टेट लेकर डाल दो। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की समझ है और हम लर्निंग को तैयार हैं, अब बिना लर्निंग के कुछ होता नहीं है। हम अगर ये सोचने लगे कि बिना लर्निंग के हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक डॉक्टर को और डॉक्टर बनने में 4-5-6 ईयर्स लगते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करने में ही लगते हैं इतना टाइम, तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में लगता है, और उसके बाद में वो एक कामयाब डॉक्टर बनते हैं। सेम स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी 2 दिन में कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर सीख सकते हैं, अपना
करिकुलम पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस चाहिए होगी, क्योंकि स्ट्रेटजीज को सीखा जा सकता है 4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 2 घंटे में भी सीखा जा सकता है। लेकिन उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, उसके डेवलप होने में इट इज गोइंग टू टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर को भी समझने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर साइकिल्स को समझने की जरूरत पड़ती है, ये नेचर है, यहाँ पर माइंडसेट को समझने की जरूरत है, बिजनेस को समझने की जरूरत है। एंड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस इन दिस स्टॉक मार्केट, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा बिजनेस हैं अलग अलग तरह के, जिनको हमें समझने की जरूरत है। अगर बिजनेस नहीं समझ सकते तो उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और नीचे स्टॉक प्राइस आने के बाद उसमें बाई करने की हमारी कन्विक्शन नहीं होगी। तो सबसे पहले बिजनेस समझेंगे कि क्यों ये बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, फाइनेंशियल्स देखेंगे जिसके बेस पर ये पता चलेगा कि आज की डेट में बिजनेस अच्छा कर रहा है, ये कंपनी अच्छी कर रही है, और टेक्निकल टर्म्स में वो नीचे आया हुआ है। तो सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है टेक्निकल टूल, कि स्टॉक प्राइस इज पोस्टिंग, मींस दिस कंपनी इज पोस्टिंग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग 30% डाउन, 40% डाउन, 50% डाउन। इससे अच्छा टेक्निकल टूल दूसरा कुछ नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे एंड दिस इज द बेस्ट वे। बाकी सब चीजें सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ट्रेड करने की मैं बात कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म में बहुत सारे टेक्निकल टूल्स हैं जो मैं भी सिखाता हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, सिंपल तरीके से चलने की बात करें, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। यहाँ पर सीखते रहने की जरूरत है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद।